अगला सवाल पटना से अनंत भूषण ने पूछा है। भारतीय किसान पहले से ही गरीब हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अब इस वायरस की परिस्थिति के कारण किसानों और खेती की ज़मीन पर दबाव नहीं बढ़ेगा और क्या गरीबी नहीं बढ़ेगी? क्या इसका कोई समाधान है? वैसे आशा है कि ये प्रवासियों का वहाँ जाना अस्थायी है। चिंता सिर्फ ये है कि अगर ये लॉकडाउन की शुरुआत में हुआ होता, अगर हम योजना बनाकर इसे व्यवस्थित ढंग से लॉकडाउन की शुरुआत में करते और गांव में 6 हफ्ते रहकर वो वापस आ गए होते, तो अब ये सारे उद्योगों और बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छा होता। लेकिन अब ये लॉकडाउन के अंत में हो रहा है। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लॉकडाउन कितना लंबा होगा। शुरू में हमने सोचा कि ये 15 दिनों के लिए है, तो हमने उन्हें शहरों में रखने की कोशिश की और उनके ठहरने और भोजन वगैरह का इंतज़ाम किया। लेकिन जब 15 दिनों में ये ख़त्म नहीं हुआ, 15 दिनों तक सभी ठीक ठाक थे। जब दूसरा लॉकडाउन आया तब वो चौकन्ने हो गए, क्योंकि ज़्यादातर प्रवासी मजदूर, कम से कम भारत में, सिर्फ पुरुष हैं। ये पुरुष आबादी है। उनकी औरतें और बच्चे गांव में घर पर हैं, वो उनके पास जाते रहते हैं। जब दूसरा लॉकडाउन बढ़ा तब उन्हें चिंता होने लगी कि हमारी बीवियों और बच्चों का क्या हाल होगा, क्योंकि उनमें से कई अपने परिवार से संपर्क करने के लिए फ़ोन के बिल नहीं भर पा रहे थे। तो अब वो जाना चाहते थे। उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। कुछ लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंचे, कुछ लोग 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचे। अब वो ट्रेनों का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लॉकडाउन को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब सारे मजदूर शहरों से दूर जा रहे हैं, जो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। क्या ये किसी खेती के लिए किसी तरह की समस्या है? नहीं, खेती अच्छे से होगी, क्योंकि गांव में ये एक बड़ी समस्या रही है कि किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं हैं। अब अगर ये मजदूर वापस जाते हैं तो मजदूर काफ़ी ज़्यादा या अधिकता में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बेशक जो मजदूरी दी जाने की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। तो इससे किसान को फ़ायदा हो सकता है, जब तक कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का आना ना हो। नहीं, शहर में ऐसा लगता है। जब वो गाँव में जाते हैं तो वो सैकड़ों गाँवों में या हज़ारों गाँवों में फैल जाएंगे। तो ये प्रवासी मजदूर, जो कि शहर में लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में हैं, जब वो भारत के ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो वो हज़ारों गाँवों में फैल जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी भीड़ होगी, सिवाय शायद उत्तर भारत के कुछ गाँवों के। तो खेती के लिए ये कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या होगी तमामों व्यापारों, घरेलू कामकाज और उद्योगों के लिए, और सबसे बढ़कर पूरे कंस्ट्रक्शन उद्योग के लिए, जो मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों पर निर्भर रहता है। तो ये कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ये एक आसान परिस्थिति नहीं है। ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं हुई। देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या 12 से 14 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कई समस्याएं पैदा करता है। दुर्भाग्य से 16 लोग रेल की पटरी पर चलकर जा रहे थे। वो इतने थक गए कि वो पटरी पर ही सो गए और एक ट्रेन रात में उन्हें कुचलते हुए चली गई। तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस देश में एक तरह का लचीलापन है कि ये वापस उठ खड़े होने के काबिल है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक खास तरह से बनी है। ये कुछ बड़ी कंपनियों वगैरह के द्वारा नहीं चलाई जाती है। इसे 100 करोड़ भारतवासी चलाते हैं। तो इसमें फिर उठ खड़े होने की काबिलियत है, क्योंकि हमारा उत्पादन और हमारी खपत ज़्यादातर देश के अंदर ही है। तो हर किसी को चीज़ें करने के कई नए तरीकों और अनोखे तरीकों की खोज करनी होगी। चीज़ें करने के वही पुराने तरीके किसी के लिए काम नहीं करेंगे। हमारे लिए यहाँ ईशा में भी ये काम नहीं करेगा। हमें कई चीज़ों को बदलना होगा और कई अलग अलग नए तरीके बनाने होंगे ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। और ये हर किसी को करना होगा, सारे व्यापारों को। तो शायद व्यापारों का एक हिस्सा अप्रासंगिक हो जाए,
शायद कई नई संभावनाएं सामने आएं, कई चीज़ें हैं। बेशक ये चुनौतियों का समय है। तो जैसा मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था, एक चिंता यह है कि लोग भुखमरी की ओर ना बढ़ें। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। लोगों ने थोड़ा बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हर जगह कई संस्थाएं और राज्य सरकारें, वे सभी सामने आए हैं और उन्होंने ये पक्का किया है कि भुखमरी से कोई मौत ना हो। तो अगर हम पक्का करते हैं कि ये एक चीज़ ना हो, हम सभी किसी न किसी चीज़ से वंचित हैं जो हमारे पास 6 हफ्ते पहले थी। मेरे ख्याल से ये चलेगा, मेरे ख्याल से ये ठीक है। मुझे पता है कि कई सारे लोग इस बात के लिए मुझ पर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक है। हम थोड़े कम में रह लेंगे। ये मेरे लिए ठीक है, ये हर किसी के लिए ठीक होना चाहिए कि हम पहले के मुकाबले थोड़ी कम चीज़ों से काम चला लेंगे। कई तरीकों से इंसान बहुत अति करते रहे हैं, तो अब थोड़ा कम ठीक है, लेकिन हमें पक्का करना होगा कि कोई भूखा ना रहे, कोई बुनियादी पोषण के बिना ना रह जाए। अगर हम इस एक चीज़ का ख्याल रखते हैं तो हम कुछ महीनों में फिर उठ खड़े होंगे। लेकिन समस्या ये है कि पूरी वायरस की परिस्थिति अभी बहुत अनिश्चित है। हम इस लॉकडाउन को 17 तारीख को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। 2 हफ्ते पहले जब हमने इस बारे में बात की थी, तब भारत में मौतें 1000 से कम थीं। आज ये लगभग 2300 है और सौभाग्य से ये सब सिकुड़कर देश के एक हिस्से में सीमित हो गया है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली ये मुख्य हॉटस्पॉट्स हैं और दुर्भाग्य से तमिलनाडु। नहीं, हर जगह ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अलग थलग हो रहा है, वो सब जुड़े हुए हैं। जब हम कहते हैं महाराष्ट्र, आप में से उनके लिए जो इस देश का भूगोल नहीं जानते, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली ये सभी भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, तो ये वहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है। तमिलनाडु पूरी तरह से दक्षिण में है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी ये हो रहा है, जबकि हमारे आसपास के राज्य इससे मुक्त हैं। ये कुछ खास कारणों से हुआ है। मेरे ख्याल से किसी मुकाम पर कुछ अध्ययन या जांच की जानी चाहिए कि यहाँ ये इस तरह से क्यों फैला। लेकिन मौतों की संख्या बढ़ रही है हर दिन। मेरे ख्याल से देश में अभी हर दिन 120 से 150 लोग वायरस से मर रहे हैं। ये अमेरिका से कहीं बेहतर है, लेकिन ये न तो कोई सांत्वना है और न ही समाधान है, क्योंकि जब हम लॉकडाउन खोलेंगे, अमेरिका ने उतनी सख्ती से लॉकडाउन नहीं किया जितनी सख्ती से हमने किया। लॉकडाउन के बावजूद ये हो रहा है। जब हम लॉकडाउन को ढीला करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हों, आप ये समझ लें कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने की और दूसरे सभी प्रोटोकॉल्स जिनके बारे में बार बार कहा जा चुका है, उनका पालन करने की असली जिम्मेदारी दरअसल 17 मई से शुरू होती है। अभी तक हम में से ज़्यादातर लोग खुद को सबसे अलग रखने के कारण सुरक्षित रहे हैं। अब जब हमें बाहर निकलना होगा और दूसरे लोग अंदर बाहर होने लगेंगे, तभी असली चुनौती सामने आएगी। हम कितने जिम्मेदार और समझदार हैं, वाकई तभी इसके मायने होंगे लॉकडाउन पूरा होने के बाद, जब आर्थिक प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या ये काबू से बाहर चला जाएगा या क्या होगा, हमें ये देखना होगा। इसका एक प्लस और माइनस पॉइंट है। वैसे हमेशा लोग इसकी स्पेनिश फ्लू से तुलना कर रहे हैं, जो 2009 में, माफ़ कीजिए, 1919 में फैला था, जिसने 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। सिर्फ भारत में ही 1.2 से 1.7 करोड़ लोग मरे थे। स्पेनिश फ्लू वो भारत क्यों आया? ये स्पेन में शुरू नहीं हुआ था। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि विश्व युद्ध के बाद उस जगह से बहुत अधिक लेन देन था और वहाँ ये तेजी से फैल गया, फिर ये सभी जगह फैल गया। लेकिन हमें इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से नहीं करनी है, क्योंकि स्पेनिश फ्लू ने मोटे तौर पर 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को मारा था। ये वायरस उन लोगों को मार रहा है जो आमतौर पर 65-70 साल की उम्र से अधिक हैं, या बाकी की कमज़ोर आबादी को, जिनकी प्रणाली में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। और एक और बात यह है कि इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये स्पेनिश फ्लू जितनी जल्दी जान नहीं लेता, लेकिन
इसमें बिना किसी लक्षण के फैलने की क्षमता है। स्पेनिश फ्लू, जैसे ही आपको उसका इन्फेक्शन हुआ, हमें पता चल जाएगा कि आपको ये हुआ है, कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन उस समय हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे। अब हमारे पास कई तरह की दवाइयाँ हैं। भले ही हम इन्फेक्टेड हों, इससे निपटने का एक तरीका है। तो हमें दुनिया में उस स्तर की मौत की संख्याओं की उम्मीद नहीं है, लेकिन किस हद तक हमारी गतिविधियों में रुकावट आएगी, ये मुख्य बात है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हर तरह के लोग वैज्ञानिक भाषा झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम झुंड इम्यूनिटी विकसित कर लेंगे। देखिए, झुंड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए कम से कम 60 से 70% आबादी को इन्फेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बुजुर्ग लोगों की आबादी के एक बड़े हिस्से को मिटा देंगे। 75 साल से अधिक उम्र के लोग, हम दुनिया में उस आबादी को लगभग मिटा देंगे। और शायद 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी, और उन सभी कमज़ोर लोगों को जिनके ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है और कई दूसरी चीज़ें हैं जो इस श्रेणी में आती हैं। तो पूरी कमज़ोर आबादी को हम मिटा देंगे। तो उस तरह से झुंड इम्यूनिटी वास्तव में कोई समाधान नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये तय कर रहे हैं कि यह शब्द झुंड ही कुछ ऐसा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता जब आप इंसानों की बात करते हैं। झुंड इम्यूनिटी, आप जानवरों में इसकी बात करते हैं, लेकिन अभी हम वही बात इंसानों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वायरस सभी जानवरों से आया है। और ये पूरी चीज़, लेकिन ये कमज़ोर आबादी का सफाया कर देगा। अगर आप दुनिया भर में 70% इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसे कैसे रोकें? किसी के पास सुराग नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं कि इसे कैसे धीमा किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपने सिस्टम में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। हम आपको एक प्रोटोकॉल दे सकते हैं कि इसे कैसे बरकरार रखा जाए। आश्रम में अगले 3 दिनों में हम उन चीज़ों को बताएंगे कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को उसकी मौजूदा स्थिति से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 17 तारीख के बाद शायद बाहर के लोगों का आना शुरू हो जाए, लेन देन होंगे। हम इसे कम से कम रखेंगे, लेकिन फिर भी ये अटल है। हम हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकते। ये हर जगह सच है। तो ये महत्वपूर्ण है। कुछ सरल बातें। एक बात है सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करना। ये आपका धर्म बन जाना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप धार्मिक हैं तो, वरना ये आपकी साधना बन जानी चाहिए। तो योग केंद्र में हर कोई सुबह नीम बॉल खाता है, नीम और हल्दी। तो अगले 2 दिनों में हरी बॉल गायब हो जाएगी, केवल हल्दी की बॉल होगी, लेकिन नीम के पत्ते होंगे। तो अपनी सुबह की साधना के लिए जाने से पहले आप 8 से 12 पत्ते लीजिए और इसे अपने मुंह में रखकर चबाइए और इसे अपने मुंह में रखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आपके मुंह में रहे। आपके मुंह के क्षेत्र में होने पर ही ये सबसे ज़्यादा असरदार होता है। तो आप इसे अपने मुंह में रखें, इसे 1 से 2 घंटे तक चबाएं, इसे वहीं रहने दें। इसे थूकना नहीं है, इसे निगलना नहीं है, इसे बस मुंह में ही रहने दें और अपनी साधना करें, आप जहाँ भी हों। अरे क्या हुआ? नहीं, मैं बस साधना हॉल में सांस की बदबू से बचने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप चाहे जहां भी हों, कम से कम इस देश में आपको नीम के पत्ते मिल जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में दूसरी जड़ी बूटियां और चीज़ें हो सकती हैं जहां नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप पता लगाएं। मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता, मैं उसके साथ परिचित नहीं हूँ। हल्दी बॉल्स को रोज़ मिक्स करना, अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी है, हम इस पर काम करते रहे हैं। शायद 1 महीने के अंदर हमारे पास अच्छी तरह से विकसित ऑर्गेनिक हल्दी की सप्लाई होगी, जो शायद आम हल्दी की तुलना में थोड़ी महंगी हो, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन सुबह आप इसका सेवन करें और इसे कुछ भी खाने से पहले पेट में रहने दें, कम से कम 1 घंटे के लिए। ये आपके लिए चमत्कार करेगा। और नील वेम्बू कषायम, जिसे हम यहाँ बांट रहे हैं सभी गांवों में, यहाँ के मजदूरों को और सभी को, प्रवासी मजदूरों और सभी को। एक चीज़ हमने ये देखी है कि तमिलनाडु के इस हिस्से में जहाँ हम काम कर रहे हैं, पिछले 2 महीनों में कोरोना का एक भी केस नहीं हुआ है, एक भी केस नहीं।
एक चीज़ है प्रभावी सोशल डिस्टेंसिंग पुलिसिंग, जो हमारे और अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, और नीलवेंबु कषायम और कुछ और दूसरी चीज़ें जो हम कर रहे हैं। तो अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को बनाए रखते हैं तो बहुत आसानी से आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अंत में आपके पास यही एकमात्र तरीका है। एक और बात यह है कि ये आंवले का सीज़न है। तमिल में नल्लिकाई, कन्नड़ लोगों के लिए बित्तर नल्लिकाई। तो अभी सीज़न चल रहा है। वो बड़ा वाला आंवला नहीं जो गोल्फ बॉल जैसा होता है, वो हाइब्रिड आंवला है। अगर आपको और कुछ नहीं मिलता तो वो भी ठीक है, वरना पहाड़ों पर जो उगता है वो केवल इतना बड़ा होता है। आप बस एक आंवले को तोड़कर उस पर थोड़ा नमक डालें और उसे चबाएं। आपको इसे अपने मुंह में रखना चाहिए। ये आपके मुंह में सबसे ज़्यादा असरदार होता है। ये 1 या 2 घंटे तक आपके मुंह में होना चाहिए। ये सरल सी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी बेहतर बनाएंगी। और गर्म पानी पीना, दिन में लगभग 4 से 5 बार, बस सादा गर्म पानी, या आप थोड़ा सा धनिया या पुदीना डाल सकते हैं, या आप एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, और इसे नियमित रूप से पिएं। और आपके रहने के स्थानों पर, चलने के स्थानों पर, ऐसे स्थान जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइजॉल का छिड़काव। इसे पीना नहीं है, इसे इंजेक्ट नहीं करना है। और ये यहाँ योग केंद्र में होगा। हम योजना बना रहे हैं कि उन्हें कैसे रखा जाए और क्या किया जाए। ये आप में से बहुत से लोगों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन आपको ये करना होगा। आश्रम में संवेदनशील आबादी को युवा आबादी से अलग किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि ये किया जाए, क्योंकि एक युवा व्यक्ति के लिए जो चीज़ बिल्कुल ठीक है वो दूसरे व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। तो हम संवेदनशील आबादी को अलग करना चाहते हैं। ये काम चल रहा है। आपको इसे अपने घरों में भी करना चाहिए। अगर एक खास उम्र से ऊपर के लोग हैं या उन्हें कोई और बीमारी है जो उन्हें संवेदनशील बनाती है, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप साफ तौर पर खुद को उनसे अलग रखें। कब तक, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अभी अगर आप स्पेनिश फ्लू को देखें कि वो किस तरह फैला था, वो जनवरी के महीने में शुरू हुआ, उसने कुछ जानें लीं, लेकिन फिर एक दूसरी लहर आई अगस्त सितंबर के महीने में। उसी समय उसने सबसे ज़्यादा जानें लीं। तो कुछ डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को आशंका है कि ज़्यादातर देशों में अक्टूबर और दिसंबर के बीच एक दूसरी लहर आएगी। भारत में ऐसा होगा कि नहीं, या क्या ये पूरे भारत में होगा, क्योंकि यहाँ इस देश में एक जगह से दूसरी जगह में मौसम का हाल बिल्कुल अलग होता है। शायद ये बात अमेरिका के लिए भी सच हो। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में ये कैसे काम करता है और देश के उत्तरी हिस्से में क्या होता है, शायद ये अलग अलग हो। हमें पक्का नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह के मौसम में जिंदा रहने की काबिलियत दिखाई है। इस बात की आशा थी कि गर्मी का मौसम आने पे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। अब हमें एक नई आशा है कि जब मानसून आएगा तो ये कम हो जाएगा। ये सिर्फ हमारी आशा है। वायरस शायद इन सभी हालातों में जीना सीख ले। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये वास्तव में कम हो जाएगा। जब दूसरी लहर आएगी, जब हम अपने सुरक्षा कवच को थोड़ा ढीला करेंगे और कामकाज में लग जाएंगे, जब दूसरी लहर आएगी, तो शायद उस समय मानवता को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो इसी वजह से हम संवेदनशील आबादी को अलग करना चाहते हैं। आप में से हर कोई, अगर आपके घरों में ऐसे लोग हैं, तो आपको एक स्पष्ट दूरी रखनी चाहिए, साफ दूरी। कब तक? दुर्भाग्य से हम नहीं जानते कि कब तक। कोई नहीं जानता कि कब तक। हर कोई अनुमान लगा रहा है। लोगों के जीवन के साथ अनुमान मत लगाइए। और प्रवासी मजदूर और इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे वापस शहर आएं। मैं दुनिया भर में बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों से बात करता रहा हूँ। कल टाई के साथ हमारा एक कार्यक्रम था, आज एक न्यूज़ चैनल के साथ। तो मैं लगातार ये बात समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। इसमें करीब हम 15-20 सालों से ज़्यादा समय से ये करते रहे हैं। कई लोग सुन रहे हैं। थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन पर्याप्त काम नहीं हुआ है। सरल सी चीज़ बस इतनी है। आंकड़े कहते हैं कि दुनिया का करीब 72% निवेश सिर्फ 31 या 32 शहरों में है, या मेरे ख्याल से 36 शहरों में है।
जब दुनिया की 72% दौलत सिर्फ कुछ ही शहरों में केंद्रित है, तो लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? स्वाभाविक रूप से वो वहाँ जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि अगले 10 सालों में, वायरस के पहले ऐसा अनुमान था कि 10 सालों के अंदर दुनिया में करीब 1.6 अरब लोग अपनी जगह छोड़ कहीं और जा बसेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उसके अत्याचार की कल्पना करें। 1.6 अरब लोग अपनी औरतों और बच्चों को घसीटते हुए, अपना सामान बटोरकर उस जगह को छोड़कर जहां वो कई पीढ़ियों से, सैकड़ों सालों से रहते रहे हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं। वो जिस अत्याचार का सामना करते हैं वो अविश्वसनीय है। भारत में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 22 करोड़ लोग भारत के ग्रामीण इलाके से शहरी इलाकों की तरफ जाएंगे। आप में से जो लोग शहरों में रह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें। मान लीजिए कि भारत के 10 शहरों में 22 करोड़ लोग आ गए। अगर आप उन्हें बराबर बराबर भी बांटें, जो नहीं होगा, आप उन शहरों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए वो ये है कि आर्थिक निवेश को फैलना चाहिए। मैनचेस्टर की तरह उद्योग बनाने का ये तरीका, क्योंकि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की ये प्रणाली वहीं शुरू हुई थी। हर चीज को एक ही जगह पर होना चाहिए, सारे लोग एक ही जगह पर आकर काम करें। इसे जाना होगा। अभी कई सारे लोग घर से काम करने की और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल कुछ लोगों के लिए संभव है जो कुछ खास तरह के काम करते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं जाना होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जगह एक ही शहर पर केंद्रित हो। इसे फैलना होगा। अगर हम देश के 700 से ज़्यादा जिलों पर फोकस के साथ ये काम नहीं करते हैं, अगर आप उद्योगों को फैलाते नहीं हैं, भले ही शुरुआत में इसमें थोड़ी दिक्कतें हों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोग पागलों की तरह प्रवास करेंगे। एक और चीज़ है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी प्रवास को रोकने का एक पक्का तरीका है, क्योंकि प्रवासी लोगों के गांव छोड़कर जाने का एक कारण ये है कि जब कभी भी खेती के इलाकों में सूखा पड़ता है, ऐसा हर 5, 6 या 8 सालों में होता है कि एक बहुत बड़ा सूखा पड़ता है। जब ऐसा होता है तो प्रवास की कई लहरें आएंगी। लोग अपनी ज़मीनों को छोड़कर शहर चले जाएंगे और वो वापस कभी नहीं आएंगे। अगर आपकी ज़मीन में लंबे समय वाली फसल होती, अगर आपकी ज़मीन पर पेड़ खड़े हैं, तो आप अपनी ज़मीन को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पैसा खड़ा है। तो कृषि वानिकी शहरों की ओर होने वाले प्रवास को रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम इसे अभी नहीं करते हैं तो हमारे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में लगभग हर जगह ये प्रवास, अगर अरबों लोग गांव छोड़कर एक ही शहर में लदने लगते हैं तो कोई भी अच्छे से नहीं जी पाएगा। सारी आबादी का एक ही जगह पर केंद्रित होना ये भविष्य की महामारियों का अड्डा भी है। आमतौर पर हम इसे एक ग्लोबल विलेज कहना पसंद करते हैं। अगर ये वाकई एक गांव होता तो मैं आपको बता रहा हूं, ये वायरस काफ़ी असहाय होता। लेकिन चूंकि ये एक शहर है, वुहान शहर की आबादी ही 1.1 करोड़ मानी जाती है। और दुनिया में कितने ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है? ऐसे बहुत से शहर हैं। 1 करोड़ लोगों को एक ही जगह पर आने की क्या ज़रूरत है? क्या इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे से प्यार है? मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ इसलिए क्योंकि सारी आर्थिक संभावनाएं एक ही जगह पर केंद्रित हैं। इसे फैलना होगा। अगर हम इसे फैलाते नहीं हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आर्थिक संभावनाओं को पूरे इलाके में फैलना होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि वानिकी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।